जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एक नए और काफी सेंसिटिव मोड पर आकर खड़ी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो एक ऐसे देश जिनके बीच 1971 का एक खूनी इतिहास है। दोनों के बीच जो जंग हुई वो हम सब जानते हैं। एक बार म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक रेस्टोरेशन के बाद ये जो मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है और सवाल सिर्फ कॉपरेशन का नहीं है, बल्कि रीजनल पावर बैलेंस पूरी तरह से हम इनका होते हुए देख रहे हैं। तो शेख हसीना के बाद हमने देखा कि ढाका का बदलता रुख और जो पाकिस्तान की तरफ एक अग्रेसिव डिफेंस डिप्लोमेसी है और इलेक्शन के बाद होने वाला फाइनल डिसीजन, अब सब कुछ मिलाकर पूरे इस कॉन्टिनेंट में एक सिक्योरिटी मैप को रीड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है और वो सारी चीजें हम होते हुए देख रहे हैं। इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है चर्चा के लिए उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है। क्या ये सिर्फ हम ये कहें एक प्रैक्टिकल डिफेंस कॉपरेशन है, या फिर ये कहें कि हिस्ट्री को स्ट्रेटेजिकली रीराइट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अभी एक तरह से एक हो रहे हैं भारत के खिलाफ, एक तरह से जिहाद करने के लिए। क्यों मैं इसके लिए बोल रहा हूं? क्योंकि मोहम्मद यूनस जो है वो एक अमेरिकन स्टूज है। तो सबसे सोचने वाली बात है कि ये दोनों चीज जो इम्पॉसिबल चीज दिखती थी कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगा। 1971 में जिस तरह से अट्रोसिटीज हुई, मिलियंस ऑफ विमेन्स वर रेप, ठीक है, बहुत सारी बंगाली विमेन को रेप किया था पाकिस्तान की फोर्सेस ने। कम से कम 3 मिलियन जो है बांग्लादेशी, उन लोगों को मार दिया गया था। ऐसा जो नरसंहार हुआ था, उसके बाद आज 54 साल बाद ढाका और इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप साइन करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक टास्क फोर्स बना लिया है और ये चीज ऐसा है कि मोहम्मद यूनस इसको फैसिलिटेट भी कर रहा है। उसने बोल दिया है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो इसके ऊपर एक तरह से निर्णय लेगी, पर इसके लिए बातचीत चालू हो चुकी है, मैकेनिज्म बातचीत चालू हो गई है, सारे प्रोटोकॉल्स रेडी किए जा रहे हैं। इसमें देखिए, उस्मान हादी को पहले एलिमिनेट किया गया। उस्मान हादी को क्यों एलिमिनेट किया गया? सबसे सोचने वाली बात है, क्योंकि वो तो एंटी इंडिया स्टैंड ले रहे थे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उस्मान हादी कहीं ना कहीं डीप स्टेट के जो प्लान है कि भारत के खिलाफ, अपने भारत के बैकयार्ड के अंदर वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहते थे। और उस्मान हादी कहीं ना कहीं डीप स्टेट की उस प्लान के अंदर एक तरह से रोड़ा अटका रहे थे। आज जो बांग्लादेश के अंदर नीलोफर करके एक है, जो बीएनपी की लीडर है, उन्होंने बोला है कि उस्मान हादी को जमात के लोगों ने मारा है। ये वही जमात के लोग हैं जिनको मोहम्मद यूनस की सरकार आने के बाद उनको रिलीज किया गया। आप ये देखिए, जो चेन ऑफ इवेंट्स है देखिए, उसके बाद एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काने की कोशिश की गई और उनके जनाजे पे, हादी के जनाजे पे आपने देखा कि कैसे मोहम्मद यूनस भी उधर जाके इंफ्लेमेटरी भाषण दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हादी आप हमारे दिल में रहोगे, हम आपकी जो इच्छा है एंटी इंडिया, हम उसको जिंदा रखेंगे। उस्मान हादी की जो सिस्टर है, उन्होंने भारत को बोला है कि 200 साल तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। मतलब आपत्तिजनक लैंग्वेजेस यूज किया गया। ये सडनली क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि पहले शेख हसीना को हटाया गया, वहां पर बीएनपी ने सपोर्ट किया था। ये वही बीएनपी है जिन्होंने जमात के साथ मिलके और एनसीपी पार्टी के साथ मिलके उनको सपोर्ट किया था, जिसके कारण शेख हसीना को भागना पड़ा। अब बीएनपी की जो लीडर है वो एक तरह से मेडिकली इनकेपेसिटेटेड हो चुकी है, मतलब उनको बाहर ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेजा गया है। अब बांग्लादेश के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, अवामी नेशनल लीग और बीएनपी। बीएनपी एक तरह से रोड़ा हो चुकी है और अब सबसे बड़ी बात ये, इन दोनों के बाद सबसे बड़ी पार्टी है जमात की पार्टी। अब यूनुस चाहते हैं कि जमात की पार्टी जीते, इसके लिए उन्होंने बीएनपी को मार्जिनलाइज करने के लिए उस्मान हादी को एलिमिनेट किया
ताकि जमात का जो वोट शेयर है बढ़ जाए और इसके बाद जमात सत्ता में आ जाए और जमात ये जो एग्रीमेंट है वो इस्लामाबाद के साथ कर सके। जमात तो ये भी बोल चुका है कि बांग्लादेश है वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो और ये वही जमात है जिन्होंने 1971 के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेस को सपोर्ट भी किया था। तो एक कॉजी पाकिस्तानी रूल आ जाएगा ढाका के अंदर। और मेरा ये मानना है कि ये जो इम्पॉसिबल टास्क है करने के लिए अमेरिका वहां पर एक तरह से इन्वॉल्व है। उसके अलावा चाइना भी इन्वॉल्व है, टर्की भी इन्वॉल्व है। अब में ये सबसे बड़ी बात है कि टर्की कैसे इन्वॉल्व है। टर्की के ड्रोन्स जो बलात्कार ड्रोन्स है, कल वो एक तरह से उड़ते हुए पाए गए बांग्लादेश के अंदर, वो भी आर्म ड्रोन्स थे। टर्की ने लाल मोनिरहट जो एयरबेस है उसको भी रिवाइव किया है। चाइना ने चाइना ने उस बेस के अंदर अपने जो ट्रैकिंग सिस्टम्स है, जो मिसाइल गाइडिंग सिस्टम्स है, सब उधर प्रोवाइड कर रहा है। आप उस हैंगर में 12 एयरक्राफ्ट को आप उसको तैनात कर सकते हो। चाइना से बात कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की वो उनको फाइटर जेट्स दे, और बांग्लादेश को तो J-10C फाइटर जेट एयरक्राफ्ट ऑफर भी कर चुके हैं। चाइना और वेस्ट दोनों ही इन्वॉल्व है ताकि भारत के बैकयार्ड में एक प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए। और कंटिन्यूसली आप ये देखिए कि ओस्मान हादी ने जो हमारी 7 सिस्टर्स है और आसाम है उसको ग्रेटर बांग्लादेश का एक तरह से पार्ट बताया है। और कंटिन्यूसली वहां पर जो ये स्टूडेंट और जिहादी लीडर्स है ये काम करते जा रहे हैं। We saw high profile visits जी, from Pakistan बिल्कुल। Army, Navy and लेकिन Air उमेश जी Force। हम्म। जी। उमेश जी, कई सारे सवाल और आगे भी बनते हैं कि शेख हसीना के फॉल के तुरंत बाद हमने देखा कि डिफेंस जो टाइज हैं वो इतना रैपिडली रिवाइवल, क्या इसको हम एक कोइंसिडेंस कहें या फिर हम ये कहें कि रिजीम चेंज के बाद एक स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट किया गया दोनों ही देशों के बीच में, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, या फिर हम ये भी इसमें एक सवाल है कि बांग्लादेश का जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान के साथ सऊदी स्टाइल डिफेंस जो अग्रीमेंट है वो क्यों चाहता है? क्या ढाका अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मिलिट्री ड्रिवन बना रहा है? देखिए बहुत सारे इसके अंदर इफ एंड बट्स है। जो बांग्लादेश के अभी आर्मी चीफ है वकारुज्जमान, वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई एग्रीमेंट हो। वो बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के ऊपर काम करते हैं। पर बांग्लादेश के अंदर एक स्पेशल डिवीजन फोर्सेस है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आती है। वो डायरेक्टली रिपोर्ट करती है मोहम्मद यूनुस को। तो वहां पर भी डिफरेंसेस है। सबसे बड़ा चीज है कि जो आप बता रहे हैं कि सऊदी स्टाइल जो वो डिफेंस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, इसके द्वारा पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो ढाका में लैंड होंगी। पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स भी ऑपरेट होंगे। भारत के बैकयार्ड में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के फोर्सेस, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के लोग वहां पर तैनात होंगे, जिससे भारत को एक खतरा होना ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों तक हम देख भी रहे हैं कि कैसे कराची और चिटगांव के बीच में फेरी सर्विस चालू हो चुकी है। और फेरी सर्विस में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि कराची से वेपन्स और गोला बारूद भेजा जा रहा है बांग्लादेश। हमने ये भी देखा है कि बांग्लादेश के अंदर 10,000 रेडिकल्स को तैयार किया जा रहा है भारत के अंदर इंसर्जेंसी करने के लिए। बांग्लादेश एक तरह से सैफुल्लाह सैफ को भी बुला रहा है, जो लश्कर का लीडर है, वो उनको एड्रेस करने के लिए भी बुला रहा है। कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ाव चढ़ा के देने की बात की जा रही है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम बांग्लादेश के अंदर है कि वहां के जो मॉडरेट्स है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। अब वहां पर एक और एक चीज देखिए कि जो हिंदू को जलाया गया, वो हिंदू को इसके लिए जलाया गया ताकि जो हिंदूज है वो कभी भी जमात को वोट नहीं करेंगे, वो बीएनपी को वोट करेंगे। अब उनको भी एक तरह से टेरराइज किया जा रहा है कि आप जो है वोट करने मत आइए। ये एक तरह से सिंपल वार्निंग दी गई है। बांग्लादेश के अंदर जो पत्रकार है जैसे डेली मॉर्निंग स्टार और परोमिता जो है, उनके ऑफिसर्स को भी जलाया गया। उनको भी एक स्टार्क वार्निंग दे दी गई है कि आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को आपको बढ़ाना है। एक और एक चीज आप देखिए, शेख मुजीबुर रहमान का जो घर है उसको भी अटैक कर दिया गया है। बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग को डीबार कर दिया है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकता। आज शेख हसीना ने आज सुबह ही एक तरह से स्टेटमेंट भी दिया है
जिसमें उन्होंने बोला है कि भारत वॉच कर रहा है और आपने माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, और इसके लिए जिम्मेदार उन्होंने डायरेक्ट यूनुस सरकार को किया है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को घेरने के लिए आज आप ये देखिए कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान साथ में आ गया है, टर्की आ गया है, चाइना आ गया है, अमेरिका आ गया है, सब लोग साथ में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइना है वो इसके लिए भारत के अगेंस्ट है, क्योंकि भारत जो है निकोबार टर्मिनल में वहां पर नया एयर स्ट्रिप बना रहा है जो डुअल पर्पस के लिए यूज हो सकता है। और ये जो निकोबार टर्मिनल है वो एक तरह से चाइना की जो शिपिंग लेन्स है उसको, शिपिंग सप्लाईज जो है उसको चोक कर सकता है मलाक्का स्ट्रेट में, क्योंकि चाइना का 80% जो एनर्जी सप्लाईज होता है वो जाता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में। और निकोबार टर्मिनल में भारत अपना अगर वो मिलिट्री बेस बना लेता है तो उससे चाइना की जो सप्लाईज है वो एक तरह से इफेक्ट हो सकती है। भारत ने क्लियर कट नहीं बोला है कि वो वहां पर युद्ध चाहता है, पर वो सर्वेलेंस करना चालू कर देगा। चाइनीज शिप जो वहां से गुजरती है वो भी एक तरह से उनको भी हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। इसके लिए चाइना भारत के अगेंस्ट है और बांग्लादेश को तैयार कर रहा है भारत की बैकयार्ड में ताकि जी। प्रॉब्लम हो सके। जी, अच्छा उमेश जी, यहाँ पे मैं 1-2 पॉइंट और आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो प्रपोज़्ड एग्रीमेंट है क्या इसमें सिर्फ़ ट्रेनिंग जो है और कैपेसिटी बिल्डिंग तक ये सारा कुछ लिमिट रहेगा, या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग और जॉइंट ऑपरेशनल ट्रेनिंग ये सारी चीज़ें भी एजेंडा पर रहेंगी? साथ ही साथ जो पाकिस्तान है, वो ऑलरेडी जो डिफेंस और एमओयूज़ है, मल्टीपल डिफेंस एमओयूज़ साइन कर चुका है। क्या जो बांग्लादेश के साथ ये डील है, ये पाकिस्तान जो है खुद को एक रीजनल सिक्योरिटी हब बनाने के जो उद्देश्य है उसका हिस्सा है? देखिए, पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। इसके हुँ, पीछे चाइना सपोर्ट कर रहा है। कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि चाइना ने अभी देखिए एक और एक चीज़ है, पाकिस्तान ने प्रपोज़ किया है कि वो एक सार्क समिट एक फोरम बनाए सार्क, जिसके अंदर विदाउट भारत। इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर रहे हैं और उसमें चाइना रहेगा। कहीं न कहीं भारत को अलग-थलग करने की बात कर रहे हैं और चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ मिलकर वो भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चाइना जो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो डिफेंस पैक्ट की बात की जा रही है, इसमें पाकिस्तान की फोर्सेस बांग्लादेश में खड़ी रहेगी। वो कहीं न कहीं रंगपुर में भी रह सकती है, वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भी रह सकती है, पाकिस्तानी सबमरीन चिटागोंग में रहेगी, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है लाल मोनीरहट पे पास रहेगी। तो ये सब चीज़ होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इट विल बी जस्ट लाइक लॉजिस्टिक्स या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, वो तो हो रहा है अभी। आप ये देखिए कि वहां पर जो रंगपुर बॉर्डर पे आईएसआई के जो जनरल्स है उन्होंने वहां पर जाके विजिट किया है। ये सब चीज बताता है कि ऑलरेडी ये मैकेनिज्म तो प्लेस में है, भले अग्रीमेंट हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये ओपन में आ जाएगा, भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट हो जाएगा। और बांग्लादेश के अंदर एक तरह से जो कंप्लायंट सरकार है, यूनेस की कंप्लायंट वाली सरकार है, वहां पे लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो जमात को एक तरह से एम्पावर करना चाहते हैं ताकि ये मिलिट्री एग्रीमेंट साइन हो। अमेरिका भी इसके लिए चाहता है क्योंकि अमेरिका भारत से नाराज है। भारत अभी अगली साल जो ब्रिक्स प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है और वहां पर यूनिट करेंसी एस्टेब्लिश कर दिया है ब्रिक्स ने। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड है अभी हम लोग नॉन डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड कर रहे हैं, जैसे भारत और रशिया अब रूबल्स और रुपी में काम कर रहे हैं, चाइना और रशिया काम कर रहे हैं रूबल्स और यान में, और इंडिया और चाइना भी शायद वो एक तरह से लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, वो कोई भरोसा नहीं है। ऐसा भी कुछ आ सकता है कि नेक्स्ट समिट में ये पॉसिबल है। और इंटरलिंकिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम हो सकता है। ब्रिक्स की एक करेंसी की यूनिट डिफाइन हो चुकी है जिसमें 40% गोल्ड रहेगा, 60% जो रहेगा वो बास्केट ऑफ करेंसीज रहेगा। अमेरिका को मालूम है जितना डॉलर के अंदर ट्रेड कम होता है उतने उसकी डॉलर की डिमांड कम होती है और उसके कारण इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ेगा और डॉलर के कारण अमेरिका अपना जो प्रभुत्व है वो मेंटेन कर पा रहा है। सुप्रीमेसी ऑफ डॉलर इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल हीजेमनी ऑफ अमेरिका।
इसके लिए अमेरिका भारत के बैकयार्ड में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रशिया के लिए उन्होंने यूक्रेन को एक तरह से क्रिएट किया। चाइना के अभी वो चाइना के खिलाफ भी काम उन्होंने चालू कर दिया है। ताइवान को उन्होंने 11 बिलियन डॉलर्स के उन्होंने अभी मिलिट्री इक्विपमेंट्स बेचे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया है कि साउथ कोरिया को ये वॉर में अगर ताइवान के ऊपर कुछ अटैक होता है, साउथ कोरिया विल हैव टू सेंड इट्स फोर्सेस। उन्होंने जापान को भी बोल दिया है कि आपको भी डिफेंड करना है। देखिए अमेरिका जो साउथ चाइना सी के अंदर इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बैटल बिटवीन चाइना एंड ताइवान प्लस जापान प्लस साउथ कोरिया और प्लस फिलीपाइंस। तो ये एक तरह से जी। अमेरिका क्या कर रहा है कि अपनी फोर्सेस ना भेज के वहां पर वो वेपन सिस्टम्स सेल कर रहा है और वो भी उसके पूरे पैसे ले रहा है। तो ये एक तरह जी। से अमेरिका की नई स्ट्रेटेजी है। तो ये अच्छा। डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं भारत जी। को थ्रू बांग्लादेश। और इसी के लिए लेकिन फ्रेंच उमेश जी, मार्केट। यहाँ पे मैं आपसे ये सवाल और एक और करना चाहती हूँ कि अगर ये पैक्ट होता है तो इंडिया और बांग्लादेश का जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है उस पर क्या इसका असर नजर आएगा, या ये फिर कहें कि क्या बांग्लादेश जो है वो भारत से स्ट्रेटेजिक डिफरेंट डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए बांग्लादेश चाहे तो कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमीडिएटली भारत को जैसे अभी हमने वीजा सर्विसेज बंद किए हैं, हमें सारे ट्रेड टाइज खत्म कर देने चाहिए, बॉर्डर को सील कर देना चाहिए। हमने उनको जो सॉफ्ट लोन दिया है $9 बिलियन का एट 1% इंटरेस्ट, वो खत्म कर देना चाहिए। हमने उनको $500 मिलियन का एक और एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है वो फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स, उसको भी स्क्रैप करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं भारत ने इतनी रियायतें जो दी है बांग्लादेशियों को, वो एक तरफ से बंद कर दीजिए। वहां के सिटीजन्स को भारत आना बंद कर दीजिए। कंप्लीट एक तरह से जो बॉर्डर है सील करके वहां पर इनको मजा चकाने की जरूरत है। भारत जो इनको जो राइस बेचता है वो भी बंद कर देना चाहिए। इनको इलेक्ट्रिसिटी, कपास और हम इनको पानी दे रहे हैं, ये बांग्लादेश को एक तरह से नोटिस पे डाल देना चाहिए कि अगर आपने धीरे धीरे ये किया तो ये सब बंद होता जाएगा। इससे क्या होगा, बांग्लादेश को समझ में आएगा कि वो भारत के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। और आप ये भी देखिए कि कल जैसे पहले हमारी जो थी फॉरेन मिनिस्ट्री बात करती थी, आज हमारे जनरल बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग टू भारत का आर्मी चीफ, भारत के आर्मी चीफ बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान से बात कर रहे हैं। भारत के जी। आर्मी चीफ जो हैं वो वहां पर एडिशनल बॉर्डर्स क्रिएट कर रहे हैं, एडिशनल गैरिसन क्रिएट कर रहे हैं। 3 एडिशनल गैरिसन उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए हैं और चौथा वो अभी मिजोरम में खोलने की बात कर रहे हैं। अगर मिजोरम में हो जाता है तो बांग्लादेश को हम इफेक्टिवली काउंटर कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो ये पार्टनरशिप है होना चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर बांग्लादेश के अंदर अगर कोई भी अगर समझ लीजिए मान लीजिए हसीना सरकार भी आ जाती है, भारत वहां के रेडिकल्स को सपोर्ट करने के लिए हसीना के थ्रू करेगा। हसीना के जी। बाद क्या होगा, वापस प्रॉब्लम तो वही होने वाला है, आज नहीं तो 5 साल बाद होगा। और बिल्कुल। एक तरह तो से और मेरा ये मानना है कि इनको करने दीजिए, इनकी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज होने दीजिए। जी, बिल्कुल, भारत ये को तो तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चले गए हैं, जिस तरह नहीं से जाना पाकिस्तान चाहिए। की हिस्ट्री है, वैसे ही असर भी आ रहा है। कहते हैं कि कुसंग का ज्वर, मैंने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी थी, हिंदी की कोई साहित्य की किताब थी, तो कुसंग का ज्वर पड़ा था, तो वो मुझे यहाँ पर वो एग्जाम्पल फिट होता हुआ नजर आता है। लेकिन उमेश जी, पाकिस्तान के क्लेम्स के मुताबिक 8 और कंट्रीज जो है वो सिमिलर डिफेंस जो डील है उसमें इंटरेस्टेड है। तो क्या ये कहें कि जो चाइना बैक्ड एक ब्लॉक बिल्डिंग की जो है वो ये पूरा विजन इसको हम कह सकते हैं? देखिए सीधी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, चाइना जो है दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंसेस। और हम्म। जो मिलिट्री पैक्ट जो पाकिस्तान बोल रहा है उसने सऊदी से साइन किया है, वो कोई मिलिट्री पैक्ट नहीं है। सऊदी ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड दिया है। अब वो पाकिस्तान को बोल रहा है कि तुम्हारे 25,000 सोल्जर्स भेजो जो हमारी बॉर्डर्स को गार्ड करेंगे। हूथी के जब हमला करेंगे तो पहले आपकी फोर्सेस खत्म हो जाएगी, सऊदी सोल्जर्स को कुछ होने वाला नहीं है। दिस इज एन इंटेलिजेंट अग्रीमेंट बिटवीन मोहम्मद बिन सलमान एंड पाकिस्तान, जिसमें मुनीर को आदेश दिया गया है कि आप अपने सोल्जर्स को मरने के लिए सऊदी अरेबिया भेजो। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में मैक्सिमम मैक्सिमम कैजुअलिटीज कौन होने वाले हैं, पाकिस्तानी सोल्जर।
और एक सोल्जर को $1000 कुछ मिल रहे हैं फॉर गार्डिंग द थिंग्स। आप सोचिए $1000 के अंदर हुती रेबल्स जिन्होंने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए हैं, वो जाके उनके अगेंस्ट पाकिस्तान की सेना लड़ने वाली है। अब सबसे बड़ी बात है कि उनका वहां पे मैसेकर होगा, और ऐसे अगर आप देखिए कि पाकिस्तान की फोर्सेस खुद मरने के लिए बाकी रीजन्स में जाना चाहती है, जैसा अभी गाजा में भी बात हो रही है कि वहां पर भी आप फोर्सेस भेजिए, तो पाकिस्तान की अगर फोर्सेस ओवरसीज जाती है तो बढ़िया ही है। हमें एक तरह से हमें पीओजे के लेने में फायदा ही होगा। जितनी जितनी फोर्सेस कम होंगी, उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो पाकिस्तान में कहाँ रहेंगे। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। मैं तो चाहता हूँ कि 10 नहीं 50 कंट्री के साथ साइन करें अच्छा उमेश पाकिस्तान जी, में। मैं फटाफट क्योंकि समय की वो है, मैं फटाफट एक दो पॉइंट्स और आपसे समझना चाहती हूँ ये कि हम जो पाकिस्तान की अगर बांग्लादेश के जो डिफेंस एक्सिस है अगर उसकी बात करें तो इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट क्या वो इंडिया सेंट्रिक जो सिक्योरिटी कैलकुलस है वो रहेगा, या फिर हम इसको एक सिंबॉलिक ही सिग्नलिंग माने। और साथ ही साथ और सबसे बड़ा सवाल ये कि बांग्लादेश का जो अपनी 1971 का पूरा इतिहास है या फिर लेगेसी कहें उससे एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक ले रहा है, और क्या ये जो डिसीजन अब लिया जाएगा ये रिवर्सेबल होगा या नहीं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए बांग्लादेश जल रहा है, म्यांमार जल रहा है, थाईलैंड जल रहा है, कंबोडिया जल रहा है। ये सब एक तरह से अफगानिस्तान लाइन, हाँ ये मतलब ये मैं बता रहा हूँ, पूरे ये लाइन में रीजन में, पूरा का पूरा ये रीजन और जल रहा है। क्योंकि हमारे अब वो रीजन में ऑलरेडी इतनी सारी चीजें और एक और इस तरह का और मिलिट्राइजेशन ये सारी चीजें और क्या। आप हम्म, और आप ये देखिए, ग्रेट निकोबार टर्मिनल भारत बना रहा है, जहाँ पे वो चाइना के ऊपर नजर रख रहा है। ये एक तरह से जियो पॉलिटिकल गेम्स चल रहा है, जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है और भारत इन्वॉल्व है। और भारत अपना जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें अपना डोमिनेंस दिखा रहा है। ये अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है, ये चाइना को पसंद नहीं आ रहा है, दोनों वहां पर इंटरफियरेंस करना चाहते हैं। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान की हालत खुद खराब हो चुकी है। वहां पर इमरान खान ने बोल दिया है कि उनके सपोर्टर्स को कि वो कि वहां पर एक जेंजी रेवोल्यूशन होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हालत ऑलरेडी खराब है, और अफगानिस्तान उनके खिलाफ हो चुका है। पाकिस्तान तो खुद एक तरह से बटने की स्थिति में आ चुका है। अब पाकिस्तान लग रहा है कि जब मेरी हालत खराब हो रही है तो मैं भारत को लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करूं। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दे कैन नॉट कंट्रोल द क्राउड। जिस दिन उधर लोगों का गुस्सा बढ़ेगा, वो वहां पर जितने भी ये आसिफ मुनीर है या ये इनके जो आईएसआई चीफ है, वो सब भाग जाने वाले हैं, अमेरिका भाग जाने वाले हैं। पाकिस्तान की जनता पागल हो जाएगी। सिमिलर चीज बांग्लादेश के अंदर होने वाला है। और दोनों बॉर्डर, अगर भारत का दोनों बॉर्डर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो इंटायरली भारत को भी डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। जानबूझ के पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, बांग्लादेश डिस्टेबलाइज होगा। वहां पर दोनों हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हमको एनहांस पेट्रोलिंग करना पड़ेगा। उस समय क्या बांग्लादेश आर्मी भारत के अगेंस्ट अटैक करेगी, क्या पाकिस्तान आर्मी हमारे साथ अटैक करेगी, ये देखने वाली बात है। और भारत अगर इस बिल्कुल दोनों आर्मी के साथ लड़ रहा है तो क्या चाइना लद्दाख के ऊपर अटैक करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। वी शुड बी जी, थिंकिंग ऑन दोस बिल्कुल, लाइन। बहुत सारे सवाल यहाँ पर निकल के आते हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, वो ये सिर्फ एक बायलैटरल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, बल्कि पूरे ही रीजन का एक स्ट्रेटेजिक फ्यूचर इंडिकेटर हम इसको कह सकते हैं। अगर ये पैक्ट फाइनल होता है, तो रीजन में ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो और ज़्यादा गहराएगा, और जो अलायंस है वो और हार्डन होंगी, और इंडिया के सिक्योरिटी जो प्लानर्स हैं उनके लिए एक नया वेरिएबल ऐड हो जाएगा। तो इतिहास बताता है कि हम अपने इस पूरे रीजन की बात करें तो डिफेंस पैक्ट कभी भी आइसोलेट नहीं होते, उनका रिपल इफेक्ट जरूर होता है। और इसी के लिए ये पूरा हम पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है उसका जो ये डिसीजन है वो पूरे रीजन के लिए एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग बेल हम इसको मान सकते हैं, और वो जरूर उसका असर नजर आ रहा है। इनफैक्ट पहले से काफी इसकी तैयारियां नजर आ रही थी। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी।